प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पाकिस्तान में हो रही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। एस जयशंकर मंगलवार शाम को पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर वहां के अफसरों ने उनका स्वागत किया। कुछ बच्चे भी फूल लेकर जयशंकर से मिलने आए। इस दौरान जयशंकर के अंदाज ने भी लोगों का ध्यान खींचा। जब प्लेन से कार की ओर जाते हुए उन्होंने काला चश्मा पहन लिया। कनाडा से तनातनी के बीच इस्लामाबाद पहुंचे जयशंकर इस दौरान आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए दिखे। कनाडा मामले का कोई तनाव उनके चेहरे पर नहीं दिखा। जयशंकर की इस दौरे पर इस वजह से नज़र है क्योंकि लंबे समय बाद भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान गया है। साथ ही इसलिए भी जयशंकर के दौरे पर नज़र थी क्योंकि उनकी इस यात्रा से ठीक पहले कनाडा से भारत की तनातनी चरम पर पहुंच गई है और दोनों देशों ने राजनयिकों को भी वापस बुला लिया है। कई तरह के आरोप भी कनाडा की ओर से लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने मेज़बान होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। जयशंकर ने कहा कि वो एससीओ की बैठक में शामिल होंगे, पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बीते काफ़ी समय से गर्माहट नहीं है। 2015 में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे। इसके बाद कोई बड़ा भारतीय नेता पाकिस्तान नहीं गया है। विदेश मंत्री जयशंकर करीब एक दशक बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले बड़े नेता हैं। जयशंकर के दौरे में द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। इसके बावजूद एक्सपर्ट इसे एक सकारात्मक कदम की तरह देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में तनातनी 2019 में काफ़ी बढ़ गई थी, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करते हुए राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। बीते साल गोवा में हुई एससीओ समिट में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आकर एक पहल की थी। इसके बाद अब जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। आइए अब हम कनाडा की बात करें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत से विवाद शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत के अधिकारियों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत सरकार को घसीटना ट्रूडो का चुनावी स्टंट हो सकता है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों का कहना है कि ट्रूडो सत्ता में बने रहने के लिए सिखों के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसलिए ट्रूडो राजनयिक संबंधों की जगह कनाडा के चुनाव को महत्व दे रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद सोमवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गया क्योंकि कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। दावों को प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने एक तीखा बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि कनाडा ने बार बार अनुरोध के बावजूद निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता से जुड़ा एक भी सबूत साझा नहीं किया। भारत ने कहा है कि यह जांच के बहाने राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारत पर कीचड़ उछालने की सोची समझी रणनीति है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारा के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा पिछले एक साल से भारत हत्या से जुड़े मामले में सबूत मांग रहा है, लेकिन कनाडा की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ट्रूडो को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एनडीपी नेता जगमीत सिंह के समर्थन की जरूरत है। वह अल्पमत वाली सरकार चलाने के लिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक है। उसने साफ कर दिया कि सिखों का समर्थन पाने के लिए उन्हें खालिस्तानी मुद्दे को फिर से जिंदा करना होगा। हालांकि ट्रूडो कनाडा के मुख्य धारा के मतदाताओं पर अपनी पकड़ खो रहे हैं और यहाँ तक लिबरल मतदाता भी उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे मूल रूप से 1984 के बाद पैदा हुई पीढ़ी को खालिस्तान, ऑपरेशन ब्लू स्टार और भिंडरवाले के बारे में बता रहे हैं। हम बात करें इसराइल की। इसराइल चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है। दुश्मनों के किसी भी हमले से बचने के लिए उसने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। लेकिन अब इस बात का खतरा बढ़ गया कि शायद हिजबुल्लाह को आयरन डोम को चकमा देने का तरीका मिल गया है। रविवार को एक ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत के बाद से यह सवाल उठने लगा है। आईडीएफ के प्रमुखों ने सवाल उठाया कि आखिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले का पता क्यों नहीं लगाया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने ड्रोन के झुंड से आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के एक अड्डे को निशाना बनाया था। लगभग 2 सप्ताह पहले इसराइल की ओर से लेबनान पर ज़मीनी हमला शुरू करने के बाद ये आतंकी ग्रुप की ओर से किया गया सबसे घातक हमला था। इसराइल के पास एक वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है जो अब तक उसके ज़्यादातर हिस्से को हमले से बचाता रहा है। इजरायली जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आयरन डोम ने एक्शन क्यों नहीं लिया। साथ ही हवाई हमले के दौरान सायरन ने अलर्ट क्यों नहीं किया। आयरन डोम उन रॉकेटों को रोकता है जो शहरी क्षेत्रों की दिशा में जा रहा होता है। इस डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल खतरे को हवा में ही तबाह कर देती है। लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि एक साथ कई हमले करने से सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। इस बात की चेतावनी दी जाती रही कि इस डिफेंस सिस्टम को धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन चकमा दे सकते हैं। इजरायली सेना के टॉप अधिकारियों ने उस बेस का दौरा किया जहां हिजबुल्लाह का हमला हुआ। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि सरकार इसका समाधान निकालने पर काम कर रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने समुद्र से
इजरायली हवा क्षेत्र में 2 ड्रोन लॉन्च किए। इसराइल रिसर्च इंस्टीट्यूट अल्मा सेंटर ने कहा कि ड्रोन की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। वहीं यह 370 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से उड़ सकता है। इसमें 40 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। कथित तौर पर एक ड्रोन उत्तरी हाइफा बंदरगाह के करीब गिरा दिया गया, लेकिन दूसरा ड्रोन बिना किसी वार्निंग के बेस में गिरा। आइए हम चीन की खराब हो रही अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें। चीन की जीडीपी की वृद्धि अब सरकार के वित्तीय घाटे के साथ नहीं चल पा रही है। आर्थिक मंदी और गरीबी के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भारी निवेश कर रही है, जबकि चीनी लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्राथमिकता बनी हुई है। 2012 में शी जिनपिंग ने चीनी सपना का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पुनरुत्थान और समृद्धि था, लेकिन अब चीन गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। हाल के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 2014 में 77% लोग खुद को समृद्ध मानते थे, लेकिन अब केवल 39% लोग ऐसा मानते हैं। इन समस्याओं के चलते सॉन्ग गोचोंग ने कहा कि शी जिनपिंग का चीनी सपना अब लोगों की भलाई की बजाय उनके व्यक्तिगत साम्राज्य पर केंद्रित है। ताइवान के शोधकर्ता सॉन्ग गोचेंग ने गरीबी के 10 प्रमुख कारण बताए हैं। 70% लोग हर महीने 2000 RMB से कम कमाते हैं। वहीं 1% लोग देश की 90% संपत्ति के मालिक हैं, जो असमानता को दर्शाता है। दूसरा, अब लोग गरीबी के लिए अपनी असफलताओं को नहीं बल्कि असमान अवसरों और अनुचित प्रणालियों को दोष देने लगे हैं। इसे सामाजिक ज्वालामुखी कहा जा रहा है, जो कभी भी फट सकता है। हाल ही में एक महिला ने मॉर्गेज के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहाँ युवा रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। चीन में 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि सरकारी मदद कम है, जिससे बुजुर्गों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजिंग में केटरिंग कंपनियों का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 88.8% गिर गया है। कई रेस्तरां 1 या 2 महीनों में बंद हो रहे हैं। कम कीमतों की वजह से कई कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जैसे कि इस्पात उद्योग के मुनाफे में भारी गिरावट आई है। एवरग्रांडे जैसी कंपनियों ने भारी नुकसान उठाया है और उनकी बिक्री में कमी आई है। पियानो उद्योग, जो मध्य वर्ग का प्रतीक था, में भी भारी गिरावट आई है। पिछले साल 7000 पियानो स्टोर बंद हो गए हैं। इस साल 11.79 मिलियन कॉलेज स्नातक होने के बावजूद युवा बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। चीन का सरकारी कर्ज 390 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया है, जो चीन की जीडीपी से 3 गुना ज़्यादा है। इसराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसराइल 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए हमले का जवाब देने की तैयारी में है, जिसमें ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत करते हुए उन्हें इस जवाबी हमले की योजना से अवगत कराया है। नेतन्याहू ने कहा है कि उनका इरादा ईरान की तेल या परमाणु सुविधाओं पर हमला करने का नहीं है, बल्कि उनका फोकस ईरानी सैन्य ठिकानों पर रहेगा। नेतन्याहू के कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल अमेरिका की सलाह सुनेगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही कार्रवाई करेगा। यह बयान वाशिंगटन पोस्ट के एक लेख के साथ आया, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार को बताया कि इजराइल ईरान पर हमले में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, न कि तेल या परमाणु सुविधाओं को। वाशिंगटन पोस्ट ने 2 अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू ने बाइडेन प्रशासन से कहा कि वह ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने को तैयार है, ताकि बड़े पैमाने पर युद्ध न भड़के। इस हमले का उद्देश्य संघर्ष को सीमित रखना है, जिससे अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों से बचा जा सकेगा। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनका जवाबी हमला ईरान के हालिया हमले से कई अधिक तीव्र होगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की, जिसमें उन्होंने इस पलटवार की विस्तृत योजना पर चर्चा की। इजराइल इस बात पर जोर दे रहा है कि वह पूरे क्षेत्र में युद्ध नहीं भड़काना चाहता, लेकिन ईरान के हमले को बिना जवाब दिए भी नहीं छोड़ा जा सकता। इजराइल की इस योजना के मद्देनज़र अमेरिका ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अमेरिकी सेना ने थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना शुरू कर दिया है, जिसे अमेरिकी सैनिक संचालित करेंगे। यह प्रणाली ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए तैयार की गई है। अमेरिका और इजराइल के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए लगातार चर्चा हो रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने संकेत दिए हैं कि यदि इजराइल का हमला सीमित और लक्षित होता है, तो वह संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। ब्रिटेन स्थित सऊदी अखबार अशरक अल हवसात की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस समय संघर्ष विराम में रुचि दिखा सकता है। इसके बावजूद इजरायली सूत्रों का कहना है कि नेतन्याहू किसी भी तरह की हिचकिचाहट के बिना बड़े पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। अब सभी की नज़र इजराइल की संभावित कार्रवाई और उसके ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ।